था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा जी गिव, ये तीन वैल्यूज आपको नोट कर लेनी चाहिए तो फॉर्मूला बनेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने बेटा ई सेल और डेल्टा जी में हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, और हमारे पास जो सेल पोटेंशियल था उन दोनों का एक कंबाइन हमने फॉर्मूला देखा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई सेल। और वो फॉर्मूला क्यों पढ़ाया गया था? क्योंकि मुझे पता था या हमें बताया गया था कि जो हमारा डेल्टा ई है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव का मतलब वो एक नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है, जबकि डेल्टा जी क्या है? एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो हम लोगों को अगर हमारे किसी भी क्वेश्चन, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया भी था कि हमें डेल्टा अगर ई निकालना पड़ रहा था तो हमें हेल्प लेनी पड़ रही थी किसे? डेल्टा जी की। तो लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको बोला था कि नर्स्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि जितनी बार हमें ई निकालना पड़ रहा है हमें बार बार किसके पास जाना पड़ रहा है? डेल्टा जी के पास। तो उन्होंने क्या करा? ई मतलब कि सेल पोटेंशियल के लिए एक इक्वेशन दी, उसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। तो आज का जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा नर्स्ट इक्वेशन से। तो भैया देखो नर्स्ट इक्वेशन है क्या? तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस का आर टी एल एन, या आर टी लॉग क्यू लिख लेते हैं। चलो आर टी लॉग क्यू, ठीक है ना। इसे फिलहाल के लिए मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें डेल्टा जी क्या है तो गिब्स फ्री एनर्जी है। डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी हो जाएगा। आर बेटा आपको पता है क्या होता है? आर आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और ध्यान रखना आर की तीन वैल्यूज होती हैं, एक होगा 0.0821, ठीक है ना। ये कब होता है? ये हमारा होता है लीटर एटीएम, है ना, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में। अगर वॉल्यूम आपको लीटर में, प्रेशर एटीएम में दे रखा है तो आर की आप वाली वैल्यू रखोगे ना, मोल इनवर्स। एक हमारे पास आर की वैल्यू होती है किसमें? कैलोरी में, तो होती है कितनी? 2 कैलोरी। और एक और आर की वैल्यू होती है कितनी? 8.314, ये जूल में। तो ध्यान रखना आर जो है वो एक क्या है आपका? आर एक हमारा आइडियल गैस कांस्टेंट या कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसकी ये तीन वैल्यूज आपको नोट कर लेनी चाहिए। और हम रिएक्शन कंडीशन के हिसाब से देख लेंगे कब हमें कौन सी वैल्यू लगानी है। फिलहाल के लिए टी हमारे पास टेम्परेचर हो गया। इस रिएक्शन में अगर आपसे पूछा जाएगा क्यू क्या होता है तो क्यू को बोलते हैं बेटा रिएक्शन कोशेंट, ठीक है ना, रिएक्शन कोशेंट। और ये निकाला कैसे जाएगा? तो ध्यान रखो बेटा क्यू निकालने का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि अगर केमिस्ट्री में ऐसा कोई स्क्वायर ब्रैकेट दिखता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? यही हमारा कंसंट्रेशन का सिंबल है, ध्यान रखना। तो अगर मुझे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को लिखना पड़ जाएगा तो मैं क्या करूंगा? स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। अब मान लो एक इमेजिनरी रिएक्शन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ए प्लस का बी और ये जा रहा है किसमें? सी में प्लस का डी में। अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉल एबीसीडी क्या है यहाँ पे, तो ध्यान रखना स्मॉल एबीसीडी क्या है? मोल्स है हमारे, या फिर कहते तो क्या है? स्टाइकोमेट्रिक नंबर है। तो यही हमारे स्टाइकोमेट्रिक नंबर या फिर मोल्स होते हैं। अब अगर इसमें आपको क्यू निकालना है, पहली बात तो एक चीज समझो, इनका कुछ ना कुछ फेजेस होगा। मान लो ये सॉलिड है, ये हमारा क्या है? एक्वस है। और इधर मान लो कि ये सॉलिड है एंड दिस इज एक्वस। एक नोट बना के कहीं पे लिख लेना बेटा कि जो प्योर लिक्विड और सॉलिड होते हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी लेनी है? 1। तो मैं लिख दूं यहाँ पे द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड एंड सॉलिड कितनी हो जाएगी? 1। यूनिटी है ना, यूनिट का मतलब क्या हो गया? 1। तो ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी प्योर लिक्विड और हमारे सॉलिड है उनकी कंसंट्रेशन में क्या लेके चलनी है? 1 लेके चलनी है। तो इस रिएक्शन के लिए अगर आप क्यू निकालोगे तो पहले आप क्या लिखोगे? क्यू का फॉर्मूला आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा? सी की कंसंट्रेशन इनटू में डी की कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बेटा? कंसंट्रेशन, अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मतलब ए की कंसंट्रेशन इनटू में बी की कंसंट्रेशन। अब मेरी बात सुनो, जो जब जैसे आप लोग के इक्विलिब्रियम पढ़ा था ना, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में जैसे आपने के पढ़ा था, के रेट कांस्टेंट, तो उसमें हम क्या करते थे? जो स्टाइकोमेट्रिक नंबर होते थे उसे पावर बना देते थे जब के की वैल्यू निकालते थे। सेम ऐसे यहां पे करेंगे कि जो हमारे स्टाइकोमेट्रिक नंबर है इन्हें क्या करो? पावर बना दो। सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए हो जाएगा, बी की पावर बी। और ये वाली लाइन पढ़ो, द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड एंड सॉलिड कितनी होती है? 1। तो यहां पे जो सॉलिड है, ऊपर देखो इन दोनों में से सी सॉलिड है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नीचे देखो हमारा कहां गया? ये ए जो है वो सॉलिड है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1। बचा क्या? तो Q जो है वो सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे? D की पावर D अपॉन में B की पावर B, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी रिएक्शन के लिए Q आप क्या करोगे? फाइंड कर लोगे। अब एक बात सुनो, डेल्टा जी का फॉर्मूला था, डेल्टा जी इक्वल टू क्या था? माइनस का एन एफ ई सेल। और अगर मैं बोलूं डेल्टा जी नॉट का क्या फॉर्मूला था? तो माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। तो इन दोनों फॉर्मूले लिख लेते हैं एक बार। एक हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई सेल, राइट। और एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा जी नॉट, जिसे हम क्या लिखेंगे? माइनस का एन एफ ई नॉट
सेल। इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर ए, इसे मान लो बी। इन दोनों वैल्यूज को उठा के इस वाली इक्वेशन पुट कर देते हैं, किसमें, फर्स्ट वाली में। तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। करना क्या है, हमें बस ए और बी की जो वैल्यूज हैं उन्हें उठा के यहां पे पुट करना। तो डेल्टा जी की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, लिखूंगा माइनस का एन एफ ई सेल। ये वाली वैल्यू उठाई यहां पे पुट कर दिया। डेल्टा जी नॉट की यहां पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे माइनस का एन एफ ई नॉट सेल प्लस जो जैसा है उससे लिखा रहने दो आर टी लॉग क्यू। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, देखो यहां भी एनएफ है, यहां भी एनएफ है, तो एनएफ से डिवाइड कर दो पूरी रिएक्शन में। तो जब आप एनएफ से डिवाइड करोगे तो ये एनएफ आपका उड़ गया, कैंसिल आउट हो गया। यहां पे एनएफ से डिवाइड करोगे तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहां पे नहीं है तो इसके अपॉन में आ जाएगा एनएफ। और साथ में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, किससे, माइनस के साइन से। तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचा सिर्फ और सिर्फ ई सेल, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास ई नॉट सेल, और प्लस माइनस यहां पे माइनस आ जाएगा तो हो जाएगा आर टी लॉग क्यू, और आर टी के अपॉन में क्या आ जाएगा, एन एफ। ठीक है ना। चलो इसी को बेटा बोलते हैं हम लोग नर्स्ट इक्वेशन, ध्यान रखना। तो अगर आपसे बोला जाए कि हमें किसी वेरिएबल टेम्परेचर के लिए निकालनी, तो आप क्या करोगे, इस वाले फॉर्मूले को पुट कर दोगे। बट अगर मान लो यहां पे हम आर की, टी की और एफ की वैल्यू पुट कर दें, देखो आर कितना बताया मैंने, आर आप रख दो 8.314। ठीक है ना। एफ की वैल्यू फैराडे कांस्टेंट की कितनी होती है बेटा, 96500। और टी अगर हम रूम टेम्परेचर मान लें, मान लो टी कितना है हमारे पास, 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर ये सारी वैल्यूज उठा के आप यहां पुट करते हो तो अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा ई सेल इज इक्वल टू, ये हमारे पास ई नॉट सेल हो गया। ठीक है ना। अब चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, बाकी अगर इन सारी वैल्यूज को उठा के आप पुट करोगे आर की, टी की और एफ की, तो ये सॉल्व क्या आ जाएगा, 0.059 डिवाइडेड बाई एन। एन क्या होता है बेटा, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब जिंक ने कितने निकाले, कॉपर कितने एक्सेप्ट करा, अदर मैटर जो भी है उसे हम लोग बोलेंगे एन। और बचा हुआ अपने पास क्या है, लॉग क्यू। तो ये हमारी फाइनल रिएक्शन आ गई किसकी, नर्स्ट इक्वेशन की। तो नर्स्ट इक्वेशन के लिए आप ये वाली इक्वेशन याद कर लो। और अगर इसे तुम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। कैसे, देखो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ा है फिजिक्स में, उसमें देखो 0.059, इसे राउंड ऑफ कर लो तो क्या बोले, इसे ये हो जाएगा हमारे पास 0.06 अपॉन में क्या, एन, और यहां पे आ जाएगा लॉग क्यू। तो आप फिलहाल के लिए अगर आपको 25 डिग्री टेम्परेचर दे रखा है या क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दे रखा है, तो दो चीजें, या तो आपको मेंशन है कि 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर आपको कुछ बोला ही नहीं है टेम्परेचर के बारे में, तो आपको अपने आप से रूम टेम्परेचर मान के ही चलना होता है। देखो यार, जब हमने बोला ही नहीं है टेम्परेचर, तो अपने आप से तुम 100 नहीं मान सकते, ना तुम 200 मान सकते हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर पर ही सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये वाला फॉर्मुला आप याद कर लोगे। ठीक है ना। तो यही हमारी क्या है, नर्स्ट इक्वेशन है। अगर टेम्परेचर वेरिएबल है, चेंज है, कुछ और है, 25 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां वैल्यू पुट कर लेंगे। भाई देखो आर तो कांस्टेंट रहेगा, एफ भी कांस्टेंट रहेगा, टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मान लो अगर 298 की जगह 300 है तो वहां पे 300 की कैलकुलेशन कर लेंगे। और अगर टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री, जो कि 25 डिग्री ही 90% क्वेश्चन में आपके पास आएगा, तो आप ये वाला या ये वाला जो आपको इजी लगे उसे पुट कर देना। ठीक है ना। चलो ये हमारी होगी क्या, नर्स्ट इक्वेशन। अब देखो मैंने बोला था नर्स्ट ने करा क्या था, नर्स्ट ने जो तुम्हारा डेल्टा ई था, या कहते जो ई नॉट सेल था, सेल ई नॉट सेल का मतलब सेल पोटेंशियल जो था, उसको लेके क्या करा, एक रिएक्शन दी। और ये रिएक्शन लिखी हुई क्या, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का आर टी एन एफ लॉग क्यू। अब इस वाली इक्वेशन में कहीं डेल्टा जी आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अब अगर हमें डेल्टा ई निकालना होगा, या ई नॉट सेल या ई सेल निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन का डायरेक्ट यूज कर पाएंगे। इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले जब हमें ई कैलकुलेट करना पड़ा तो हमें डेल्टा जी की हेल्प लेनी पड़ रही थी। तो आई होप तुम्हें समझ में आएगा। जल्दी से नोट करो बेटा, स्क्रीनशॉट लो। और इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो, मान लो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि भाई mg जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, मान लो Mg2+ में, यहाँ पे लगा दो सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पे अपने पास है कि Ag+ जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Ag सॉलिड में। ये सॉलिड है इधर, ये सॉलिड है। और कल ही मैंने आपको बताया कि जितने भी ऐसे एलिमेंट है जो आयनिक फॉर्म में होते हैं, उसे ही उसकी एक्वस फॉर्म बोली जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास कौन सा, ये वाला एक्वस फॉर्म, और यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास कौन सा, ये वाला एक्वस फॉर्म। राइट, ये दोनों कैसी फॉर्म हो गई, ये दोनों एक्वस फॉर्म हो गई, और ऊपर वाला सॉलिड वाला। अगर ये एक्वस है तो इनकी कंसंट्रेशन भी दे रखी होगी। तो इसकी कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है 0.1 मोलर, और इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.001 मोलर। ठीक है ना। और क्या दे रखा है, और आपको क्वेश्चन में मान लो ई नॉट सेल की वैल्यू भी गिवन है। नहीं भी होता तो हमें ई नॉट, एनोड और कैथोड की दे रखा होता तो हम ई नॉट कैलकुलेट कर लेते, लेकिन मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कितना, दे रखा है 3.17 वोल्ट। ये हमें क्वेश्चन गिवन है इतना।
ठीक है ना। अब आपको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है फाइंड करो ई सेल, फाइंड ई सेल, ये बताओ कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको डेल्टा जी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखो डेल्टा जी के लिए हमें कुछ दे भी नहीं रखा है। तो हम क्या करेंगे, सीधे नर्स इक्वेशन लगाएंगे। इसका सोल्यूशन देखो बेटा, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, एक बार चाहो तो वीडियो को रोक के करने की ट्राई करो। अभी जो पीछे तुमने फॉर्मूला पढ़ा ये वाला है ना, इस फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में ई नॉट सेल की वैल्यू रखो, एन की वैल्यू रखो, लॉग क्यू निकालो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। बाकी अगर कर लिया तो एक बार इधर देखो। अगर हमें ये क्वेश्चन मान लो सॉल्व करना, हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले काम करते हैं, क्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट सेल रिएक्शन पहले तो लिखो। तो इसका मतलब हो क्या रहा है, देखो मैंने क्या बोला था कि हम लोग लेफ्ट में रिएक्शन लिखते हैं, एनोड की एबीसी बताया था ना, ए बी सी, यानी कि लेफ्ट में एनोड की रिएक्शन, बीच में ब्रिज, कौन सा ब्रिज, सॉलिड ब्रिज, और राइट में कैथोड की रिएक्शन। तो एनोड का मतलब यहां पे क्या हो रहा होगा, एमजी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, Mg2+ के अंदर। तो प्रोडक्ट में Mg2+ है, इसका मतलब रिएक्टेंट में क्या होगा, Ag+ होगा, ठीक है ना। और ये कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें, Ag सॉलिड में। ये हो गया हमारे पास Ag सॉलिड। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो Mg जो है वो 0 से, कोई चार्ज नहीं, तो 0 से कहां जा रहा है, +2 में। Ag+1 से कहां जा रहा है, 0 में। तो अब देखो, अगर चार्ज भी तो बैलेंस करना पड़ता है, रिडॉक्स वाले चैप्टर हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए चार्ज भी तो बैलेंस करना पड़ता है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो एक्सेप्ट भी तो 2 करेगा ना। अगर Mg 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है तो Ag को एक्सेप्ट भी कितना करना पड़ेगा, 2। Ag कर कितना रहा है, 1। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, बस इधर 2 कर दो और यहाँ पे 2 कर लो। अब रिएक्शन बैलेंस हो गई, एक Ag के पास 1+ होगा, 2 Ag के पास 2+ होंगे, तो ये भी 2+, क्या जो इलेक्ट्रॉन Mg निकाल रहा है उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को 2 Ag क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट करके 2 मोल बना रहे हैं किसके, सिल्वर के। नाउ अब अगर यहां से देखो तो n की वैल्यू बेटा निकल आई, n की वैल्यू कितनी, 2 का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, उसी 2 इलेक्ट्रॉन को Ag ने क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया। अब जरा क्या करते हैं, Q निकाल लेते हैं। अच्छा रिएक्शन में Q कैसे निकालोगे बेटा, Q हमने बोला था, पीछे फॉर्मूला बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दो। ये रहा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या करना है हमें, प्रोडक्ट में क्या क्या बेटा, प्रोडक्ट में एक तो अपने पास Mg है, तो Mg की कंसंट्रेशन। अब देखो Mg का स्टोइकोमेट्रिक नंबर कुछ नहीं तो 1, तो इसकी पावर 1 को लिखने के कोई मतलब ऐसे नीड नहीं है। फिर क्या, Ag की कंसंट्रेशन, और Ag का स्टोइकोमेट्रिक नंबर कितना, 2 है ना। अच्छा ये Mg2+ है पहली बात तो, और यहाँ पे इसकी क्या करो, पावर 2 बना दो। अपॉन में आ जाओ, रिएक्टेंट में कौन कौन है बेटा, एक तो हमारे पास Mg सॉलिड है, ठीक है ना, ये हमारा Mg सॉलिड, और दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास Ag पॉजिटिव है, और इसका स्टोइकोमेट्रिक नंबर 2 है, तो इसे भी क्या करेंगे, पावर बना देंगे। अब मेरी बात सुनो बेटा, Ag इधर सॉलिड है तो ये पूरा किसमें चला जाएगा, 1, क्योंकि ऊपर एक लाइन लिखवाई थी कि द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड एंड सॉलिड कितना होता है, 1 होता है। सिमिलरली यहाँ पे देख लो, यहाँ पे Mg जो है वो तुम्हारा किसमें चला जाएगा, 0 में। अब बचा क्या, अब बचता है सिर्फ और सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन, Mg2+ की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Ag की कंसंट्रेशन की पावर 2। पावर 2 क्यों लगाई, क्योंकि Ag+ में मल्टीप्लाई किससे कर रखा है आपने, 2 से। जो आपका स्टोइकोमेट्रिक नंबर है उसे आपको क्या करना पड़ेगा, पावर बनाना पड़ेगा। अब बेटा इनकी वैल्यूज ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं, जरा देखो Mg2+ कहां गया, ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.1 अपॉन में Ag+ की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.001, और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसे स्क्वायर कर लो, सॉल्व कर लो इसे लिख लो 10 टू दी पावर, देखो 0.1 है ना, पॉइंट रहा है, नीचे क्या लिखा 1/10, 1/10 को क्या लिख सकते हैं लोग, 10 की पावर कुछ नीचे कितनी 1, ऊपर ले जाओ तो -1, तो 0.1 को हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -1, तो लिख लो, तो इसे लिख दिया 10 टू दी पावर -1, और अपॉन में 0.003 जो है तो क्या लिखेंगे, 10 टू दी पावर -3, और इसका स्क्वायर है तो 2 हो गया। अब एक बार बताओ, ऊपर तो अपने पास 10 टू दी पावर -1 ही रहेगा, नीचे कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर -6 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6, तो 10 टू दी पावर -1 इंटू 10 टू दी पावर +6 बचा कितना, ये बचा 10 टू दी पावर 5, यानी कि हमारा Q जो कैलकुलेट होकर आया कितना आया, 10 टू दी पावर 5। अब क्या करना है, अब नर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं। देखो नर्स्ट इक्वेशन क्या थी बेटा, नर्स्ट इक्वेशन थी E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस का 0.06 अपॉन में n और log Q। अब एक एक करके सारी वैल्यूज पुट कर दो। E नॉट सेल क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितना दे रखा है बेटा, 3.17, राइट। 0.06 को ऐसे रहने देते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, कितना निकाला था स्टार्टिंग में हम लोग 2, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 2 रख दोगे, फिर ये आ जाएगा अपने पास log, और Q की वैल्यू कितनी निकाली है, 10 टू दी पावर 5। ये देखो, अब हमें पता होना चाहिए पहली बात तो log का एक फॉर्मूला है, log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, log m टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है n log m, n log m, जो पावर है वो सामने आ जाती है, ठीक है ना। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो होगी हमारे पास 3.17 माइनस का 0.03 कर लो, इसे काट लो, है ना, और यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 5 log 10 टू दी पावर 5 है ना, तो log m की पावर n में n log m मतलब 5 आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 log 10,
और log 10 की वैल्यू होती है 1। बचा क्या अपने पास, ये बचा 3.17 माइनस का 0.03 और इंटू में 5, तो कर लो कितना आ जाएगा 0.15। अरे 5 से 15 होता। अब देखो 3.17 में से 0.15 माइनस को कितना बचेगा 3.02 वोल्ट। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा ई सेल निकल के आ गया। तो अगर आपको ई सेल कैलकुलेट करनी है अब, तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग नर्स्ट इक्वेशन से ई सेल को निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो जो मैंने क्वेश्चन कराया है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आएंगे, ऐसे ही आएंगे। किसी किसी में आपको ई नॉट सेल दे रखा होगा, कहीं पे ई नॉट सेल नहीं दिया होगा तो आपका कैथोड एनोड की वैल्यू दे रखी होगी। और कैथोड एनोड पे भी हो सकता है, ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन भी दे सकता है, रिडक्शन भी दे सकता है। तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि हमें वैल्यू लेनी कौन सी है, रिडक्शन पोटेंशियल की ना, लास्ट क्लास में देखा था। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से एक बार। चले बेटा, चलो। तो अब हमने अभी तक कहां पढ़ लिया, हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टार्ट कर लिया था, उसका पूरा वर्किंग कर लिया, सॉल्ट ब्रिज कर लिया, देन सेल रिप्रेजेंटेशन देख लिया, फिर हमने डेल्टा जी और ई सेल देख लिया, फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा क्या पढ़ा, नर्स्ट इक्वेशन पढ़ ली, नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन लगा लिया। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन सेल। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ जाएगी कंसंट्रेशन सेल। अब देखो बेटा, कंसंट्रेशन सेल क्या होती है। कंसंट्रेशन सेल का मतलब होता है कि अगर हम सेम मटेरियल को यूज करें विद द डिफरेंट कंसंट्रेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो घर में दो जन हैं, एक जो कम मीठा खाता है, एक जो ज्यादा मीठा खाता है, जैसे हम ज्यादा मीठा खाते हैं फॉर एग्जांपल, और कोई दूसरा है जो कम मीठा खा रहा है। अब चाय बनाई, उसी ने चाय बनाई फॉर एग्जांपल, तो क्या करेगा, तो उसने क्या करा, पहले 1 चम्मच चीनी डाली मान लो, तो फॉर एग्जांपल के लिए, और जब चाय बन गई तो उसने क्या करा, अपनी चाय छान ली और मेरी उसमें ही रहने दी, और 1 चम्मच और चीनी बढ़ा दी उसमें, फिर मुझे दी चाय। तो अब अगर हम दोनों लोग अपनी अपनी चाय पियेंगे तो मुझे ज्यादा मीठी लगेगी, क्योंकि मेरे वाले में है क्या, देखो इंग्रेडिएंट तो सेम ही है ना, चाय तो एक ही भगोने में बनी है, सेम मटेरियल से बनी हुई है, लेकिन फिर भी मुझे ज्यादा मीठी लगेगी और जो सामने वाला बंदा पी रहा है उसे क्या होगा, कम मीठी लगेगी। इसी को बोलते हैं, अगर सेम मटेरियल आपने यूज करा विद द डिफरेंट कंसंट्रेशन, मतलब मटेरियल क्या है सेम, कंसंट्रेशन अलग अलग है, मुझे ज्यादा मीठी लग रही है वही चाय, उसे क्या कम मीठी लग रही है। क्लियर है ना। देखो ऐसे ही कंसंट्रेशन सेल में पहले तो एक लाइन लिख लो, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, सेम मटेरियल इज यूज्ड is used with different concentration, है ना। सेम मटेरियल को यूज करा जाएगा डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ। और अगर इसका एग्जांपल देखो तो क्या हो सकता है, मान लो मैंने तुमसे बोला कि एट एनोड रिएक्शन लिखो, तो मान लो दोनों इलेक्ट्रोड जिंक के बना दिए, तो एनोड पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन भी जिंक का हो रहा है ना, कन्वर्ट हो गया किसमें, Zn2+ में। और अगर मैं तुमसे कहूं एट कैथोड, तो कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, वो भी जिंक का ही हो रहा है, यानी कि अब क्या हो रहा है, Zn2+ क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो रहा है किसमें, जिंक सॉलिड में। तो यार एक बात बताओ मुझे, ये तो सेम ही रिएक्शन हो गई है ना, इसमें क्या करें। लेकिन यार ये जो तुम देख रहे हो ना, Zn2+ इधर वाला उधर वाला, इनकी कंसंट्रेशन तो अलग अलग होगी बेटा, इसकी कंसंट्रेशन C1 होगी, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, C2 होगी। मतलब जो तुम्हें दिख रहा है वो एक्चुअल में है नहीं, कंसंट्रेशन दोनों की क्या है, डिफरेंट है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जब तुम नेट सेल रिएक्शन लिखोगे तो पहली बात तो इन 2 इलेक्ट्रॉन से ये उड़ा दो, तो Zn जो है वो सेकेंड कंसंट्रेशन C2 कंसंट्रेशन वाले Zinc2+ से रिएक्शन कर रहा है ना, इससे, और कन्वर्ट किस में हो रहा है, Zn2+ में। कौन सा वाला, ये वाला जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में विद द कंसंट्रेशन ऑफ C1, और जो Zn2+ C2 कंसंट्रेशन वाला था ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, जिंक के अंदर, सॉलिड। ठीक है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस रिएक्शन के लिए आप क्या करो, इस रिएक्शन के लिए आप नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो, कैसे करोगे, करके देखो एक बार करके देखो बेटा। अरे मिल जाए कलर कोई बढ़िया सा। देखो अगर इसी रिएक्शन के लिए हमें नर्स्ट इक्वेशन लगानी पड़ी, तो नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नर्स्ट इक्वेशन होता है ई सेल इज इक्वल टू है ना, अरे हट जा भाई, ई सेल इज इक्वल टू क्या, ई नॉट सेल माइनस का 0.06/n, और क्या था अपने पास, log Q। अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैं कह रहा हूं 2 बीकर हैं, बीकर नंबर A एंड बीकर नंबर B, इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा है जो कि जिंक का है, इसमें भी एक इलेक्ट्रोड लगा है जो कि क्या है, जिंक का ही है। अगर तुम कहो कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और हम ई नॉट की बात कर रहे हैं, ई नॉट भी क्या है बेटा, सेल पोटेंशियल ही तो है। सेल पोटेंशियल क्या होता था, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। तो एनोड और कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल है, अगर सेम मटेरियल है तो इनके बीच में पोटेंशियल आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ई नॉट का मतलब क्या होता है, ई नॉट का मतलब टेम्परेचर कितना होना चाहिए था, 298 केल्विन, प्रेशर कितना होना चाहिए था 1, और कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए थी 1 मोलर। अरे तो कहने का मतलब है अगर इनमें
एटीएम मतलब प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन सब बराबर ही है। तो ये तो बेटा वही वाली बात है, 5 न्यूटन का फोर्स आ रहा है प्लस का और ये आ रहा है माइनस का, तो कैंसिल आउट होकर जीरो नहीं आ जाएगा। तो अगर मान लो दोनों सेम इलेक्ट्रोड हैं और हमें ई नॉट फाइंड करना है तो ई नॉट तो इनका जीरो हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है क्यों जीरो होगा? क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रोड के लिए टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन भी क्या होगा? सेम ही हो जाएगा। तो ध्यान रखना फिर इसके लिए जब भी आप रिएक्शन लिखोगे, नेक्स्ट इक्वेशन लगाओगे, तो ध्यान रखना कंसंट्रेशन सेल के लिए ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? आपकी जीरो। अब इस इक्वेशन को लिखो तो क्या बचा अपने पास? अपने पास बचा ई सेल इज इक्वल टू 0.06 बाई एन और लॉग क्यू। क्यू क्या होता था? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में क्या है? प्रोडक्ट में C1 वाला कंसंट्रेशन, तो हम लिखेंगे Zn2 प्लस, बट कौन सी कंसंट्रेशन वाला बेटा? C1 डिवाइडेड बाई Zn2 प्लस ही आएगा, बट कौन सी कंसंट्रेशन वाला? रिएक्टेंट में कौन है बेटा? C2। इधर ये रहा C2, ठीक है ना। तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी किसके लिए? कंसंट्रेशन सेल के लिए। क्या यहां तक का आपको जो टॉपिक है समझ में आया? क्या क्या मतलब आया ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया? कंसंट्रेशन सेल आ गया। देखो इससे पहले क्या पढ़ा था? इससे पहले नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी। नेक्स्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई करना था कंसंट्रेशन सेल पे, तो वो भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। कंसंट्रेशन सेल का मतलब क्या होता है कि भैया अगर हमने सेम मटेरियल यूज करे हैं लेकिन अलग अलग डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। ये तो हम लोगों ने किया और ये इक्वेशन भी अप्लाई कर दी। नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लगानी समझ में आ गया? ई नॉट सेल जीरो क्यों? क्लियर हो गया। चलो भैया अब क्या है ना, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। देखो यार, अगर मैं तुमसे कहूं क्या कहूं कि आप जो NaCl है फॉर एग्जांपल, वो भी कैसा? मॉल्टन। मैं कहूं मॉल्टन NaCl की तुम इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। अगर तुम मॉल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा? एक Na पॉजिटिव मिलेगा और एक Cl नेगेटिव मिलेगा। और मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि आप एक और NaCl लो, लेकिन कैसा? एक्वस, है ना, और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। तो उस दोनों केसेस में जो इलेक्ट्रोड, जो तुम्हारे इलेक्ट्रोड्स हैं एनोड और कैथोड, उनकी रिएक्शन क्या होगी वो समझानी है। तो भैया मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं अगर इस वाले केस में आप रिएक्शन लिखते हो तो आप कहोगे, अगर मुझे पूछा जाए कि बताओ एट एनोड क्या रिएक्शन होगी या फिर एट कैथोड क्या रिएक्शन होगी, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? देखो हमें पता है एनायन जाता है एनोड पे। लिख दो यहाँ पे, देखो जो तुम्हारा एनायन है, एनायन, वो कहां जाएगा? वो जाएगा एनोड पर। और जो तुम्हारा कैटायन है, कैटायन, वो कहां जाएगा? वो जाएगा कैथोड पर। तो पहले तो इतनी बात क्लियर करो, एनायन कहां जाएगा? एनोड पे। कैटायन कहां जाएगा? कैथोड पे। क्योंकि हमें पता है एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो अगर इस केस में मैं तुमसे पूछूं कि एनोड कैथोड की रिएक्शन क्या है, तो एनोड पे कौन जाएगा? एनायन। एनायन का मतलब Cl माइनस। क्या करेगा? Cl माइनस अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? हाफ Cl2 में। हाफ Cl2 क्यों? एक Cl है तो बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अच्छा, एट द सेम टाइम कैटायन कहां जाता है? कैथोड पे। तो अगर यहां पे रिएक्शन लिखनी पड़ी तो क्या लिखोगे? Na पॉजिटिव जो है वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। Na पॉजिटिव ने क्या करा? Na पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और कन्वर्ट हो गया किसमें? सोडियम सॉलिड में। बताओ पहली तो, क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि एनोड और कैथोड की रिएक्शन बताओ, तो एनोड पे एनायन जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के कन्वर्ट हो रहा है हाफ Cl2 में, और कैथोड पे क्या हो रहा है? कैटायन जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो रहा है किसमें? सोडियम सॉलिड में। अगर मॉल्टन NaCl या फिर कोई भी दूसरा मॉल्टन सॉल्ट होता तो इसकी रिएक्शन लिखने में तो कोई प्रॉब्लम आई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनोड पे क्या गया? एक कैटायन था, एनोड पे कैथोड पे चला गया, एक एनायन था, कहां चला गया? एनोड पे। अगर मैं तुमसे कहूं एक्वस NaCl की तुम रिएक्शन लिखो, तो यहां पे देखना होगा क्या? एक तो आपको मिलेगा Na पॉजिटिव, एक मिलेगा Cl नेगेटिव। एक्वस का मतलब क्या होता है? एक्वस का मतलब होता है जिसमें वाटर भी है ना। देखो मॉल्टन NaCl का मतलब है, अरे यार नमक है घर में, तुम उसे मेल्ट कर दो, वो मॉल्टन हो गया। पानी मिला दो, अब क्या? नमक तो है ही NaCl, प्लस उसके साथ वाटर भी है। तो अब अगर एक्वस NaCl ले रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे वाटर का भी एक मॉलिक्यूल है। अगर वाटर का मॉलिक्यूल है तो उसे अगर इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो वो भी तो ब्रेक हो जाएगा किसमें? H पॉजिटिव में और OH माइनस में। कब? जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब अगर मैं तुमसे कहूं कि एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखो, तो आप कहोगे एट एनोड क्या हो जाएगा? एनोड पे जाएगा कैटायन, और एट कैथोड क्या होगा? नहीं सॉरी, एनोड पे एनायन, कैथोड पे कैटायन। लेकिन यार कौन सा कैटायन? कैटायन तो दो हैं इस बार तुम्हारे पास। तुम बोल रहे हो कि कैथोड पे कैटायन जाएगा, कौन सा कैटायन? Na पॉजिटिव भी, H प्लस भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दोनों कैटायन को कैथोड पे भेज दो, दिस इज नियरली इम्पॉसिबल। जाएगा तो एक ही, बट कौन सा जाएगा? सिमिलरली अगर तुम कहते हो कि एनोड पे एनायन जाएगा, तो कौन सा एनायन बेटा? एनायन भी तो दो हैं इस बार।
अब समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? देखो इस वाली रिएक्शन में क्या हुआ था कि एनोड पे एक ही एनायन था, चला गया, कैथोड पे एक ही कैटायन था, रिएक्शन वो चला गया, दोनों एनोड और कैथोड की रिएक्शन कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जब तुम एनोड या कैथोड की रिएक्शन लिखोगे तो तुम कह रहे हो कैथोड पे सर कैटायन जाएगा, मैं कह रहा हूं कौन सा कैटायन, कैटायन भी तो दो हैं, और एनायन एनोड पे क्या जाता है एनायन, तो एनायन भी कितने दो हैं, कौन सा जाएगा, तुम कैसे डिसाइड करो कौन जाएगा? तो इस समस्या का समाधान किसने दिया? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुम्हें क्या बताती है कि दैट आयन विल माइग्रेट फर्स्ट विच हैज मोर एसआरपी, मतलब दोनों कैटायन में से, इन केस ऑफ कैटायन, दोनों कैटायन में से कौन सा कैटायन जाएगा जिसका एसआरपी वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। और मैं तुम्हें बता दूं फिलहाल क्या भी लिख देंगे, बट अभी के लिए समझो कि जो E0R होता है हाइड्रोजन का, है ना, अगर मैं यहां पे लिख दूं कि ये क्या है हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो E0R है वो 0 होता है। अब चाहे इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखो या फिर आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो, और हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो किस में होगा, निगेटिव होता है। हाइड्रोजन से जितने भी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो 10th में पढ़ी होगी यार, और इससे नीचे के जितने भी एलिमेंट हैं उनका E0R होता है पॉजिटिव। तो पहले तो मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन का E0R कितना होगा 0, इससे ऊपर के जितने भी एलिमेंट है उनका क्या होगा माइनस में, और इससे नीचे जितने भी उनका होगा प्लस में। अभी फिलहाल मैं तुम्हें बताता हूं, नेक्स्ट पेज पे लिख भी दूंगा। देखो सोडियम में और हाइड्रोजन में, सोडियम जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आता है, तो इसका मतलब सोडियम का कैसा होगा, निगेटिव होगा, हाइड्रोजन कैसा है 0। अब निगेटिव में 0 में बड़ा क्या है, 0 बड़ा है। तो अब मेरी बात फिर से सुनो, मैंने बोला फॉर कैटायन दैट आयन विल माइग्रेट फर्स्ट विच हैज मोर एसआरपी, लिख दूं यहां पे, मैं ये देखो यहां पे लिख देता हूं क्या कि फॉर कैटायन, कैटायन के लिए क्या बताया जा रहा है हमें कि दैट आयन विल माइग्रेट फर्स्ट, यहां पे लिख देता हूं दैट आयन विल माइग्रेट फर्स्ट विच हैज मोर एसआरपी, मोर एसआरपी, एसआरपी का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब जैसा कि तुम्हें पता चल चुका है कि हाइड्रोजन का E0R 0 है, सोडियम का माइनस है, तो 0 बड़ा है ऑब्वियसली। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे H+ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा हाफ H2 गैस में। और यहां पे लिख देता हूं फॉर एनायन के लिए एक ट्रिक याद कर लो, होता है ऐसे एनायन के लिए भी है, बट वो पूरी सीरीज कहां याद करोगे, फिलहाल के लिए एनायन के लिए क्या है, एनायन के लिए आप एक ट्रिक याद कर लो, SnOCbI, ठीक है ना, क्या ट्रिक है, SnOCbI। S का मतलब SO4 2-, N का मतलब NO3-, OH का मतलब OH-, C का मतलब Cl-, Br- और I-, और ये इनका माइग्रेटिंग टेंडेंसी है, ठीक है ना। तो कैथोड के लिए क्या बोला, दैट आयन विल माइग्रेट फर्स्ट विच हैज मोर एसआरपी, तो इन दोनों में से कैटायन जो प्रोटॉन तुम्हारा हाइड्रोजन था उसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा था। और एनायन के लिए तुम ट्रिक याद कर लो क्या, SnOCbI। अब देखो क्लोरीन में और OH- में ज्यादा माइग्रेटिंग टेंडेंसी किसकी है, Cl- की, तो इसका मतलब एनोड पे क्या होगा, एनोड पे बेटा सेम रिएक्शन कि Cl- क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हाफ Cl2 गैस में। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें अब आइडिया लग गया होगा कि मॉल्टन NaCl में और एक्वस NaCl में कितना बड़ा डिफरेंस है। भैया देखो मॉल्टन NaCl में एनोड पे क्या मिल रहा है, क्लोरीन गैस, कैथोड पे क्या मिल रहा है, सोडियम सॉलिड, जबकि यहां पे क्या हो रहा है, एनोड पे तो क्लोरीन गैस मिल रही है लेकिन कैथोड पे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो तुम्हें यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि तुम्हारा मॉल्टन NaCl और एक्वस NaCl ये एक जैसे नहीं है ना, इनकी रिएक्शंस भी क्या होंगी, अलग होंगी। और ये जो तुमने किया है ना, एक तरीके से समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से ये पॉसिबल हुआ है। हम तो फंस गए थे यहाँ पे कि क्या होगा, तो हम एक ये भी समझ सकते हैं कि यही एक जड़ है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़नी पड़ती है कि हमें पता ही नहीं करें क्या। तो इस दुविधा को सॉल्व भी किसने करा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने करा। उन्होंने हमारी हेल्प करी, बताया कि कौन सा आयन कहाँ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा था, मल्टीपल आयन्स आ रहे थे, कैथोड के लिए भी 2 कैटायन थे, एनोड के लिए भी 2 एनायन थे। और ये जो तुमने प्रोसेस करा है पूरा, इसी को बोलते हैं PDT। क्या बोलते हैं बेटा इसे, PDT। PDT का मतलब प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ठीक है ना। चलो अब एक और बात सुनो मेरी, अगर ये आपको अच्छे समझ में आ गया तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो प्यारा सा एकदम बढ़िया सा, ठीक है ना। अब एक चीज और सुनो, अब ऐसा है कि साइंस में ऐसा बोला जाता है कि किसी भी सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल निकालना पॉसिबल नहीं है। क्या कह रहा हूं, मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो 2 जन है, कोई भी ए, मान लो एक ए है
है ना, और एक बी है। अब मान लो ए जो है उसका रिजल्ट जब आता है तो उसका स्कोर रहता है 98%, है ना, 100 आउट ऑफ 98%, किसका, ए का। जबकि जो बी है इसका जब रिजल्ट आप देखते हो तो ये सिर्फ पासिंग मार्क्स लेके आ रहा है 33%। तो अगर आपसे कहा जाए कि ए और बी में पोटेंशियल किसका ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे सर ए का पोटेंशियल ज्यादा है, ए का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बी का पोटेंशियल क्या है, बहुत कम है, बेकार है बी, यही तो होगा। लेकिन यार ये तो अधूरी बात है, क्या पता इसका पढ़ाई में पोटेंशियल तो 98% है, लेकिन अगर स्पोर्ट्स में बात करें हो सकता है ये 10% ही दे रहा हो, और एट द सेम टाइम जो बी है तुम्हारा वो क्या पता दे रहा हो अपना 100% स्पोर्ट्स में। अब बताओ आप क्या कहोगे, आप कहोगे इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है। तो किसी भी सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल तुम कभी नहीं निकाल सकते। तुम ये नहीं बोल सकते थे कि ए बहुत अच्छा है और बी बहुत बेकार है ना। तुम इन्हें बस कंपेयर कर सकते हो। तुम ये कह सकते हो कि पढ़ाई में तो ए बहुत अच्छा है, लेकिन खेलकूद में, स्पोर्ट्स में कौन है, बी बहुत अच्छा है। यार सोच के बताओ, विराट कोहली का जहां तक मैंने इंटरव्यू सुना था आमिर खान के साथ, तो वो कहता है कि मैंने शायद 12th की भी नहीं है या शायद पास नहीं हुआ हूं। तो अगर विराट कोहली 12th में पास नहीं हुआ है, सोच के देखो आजकल हमारे गली मोहल्ले में कोई बच्चा है जो 12th में फेल है, तो हमारे पेरेंट्स उसके साथ घूमने देंगे तुम्हें? क्या कहेंगे, अरे भैया लफंटर है, बैट लेके घूमता रहता है इधर उधर। बट सोच के देखो, उसका पढ़ाई में पोटेंशियल अच्छा नहीं था ना, बट स्पोर्ट्स में तो आज कहां है, एशिया में शायद उसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो आज उसे कौन नहीं जानता। तो कहने का मतलब क्या विराट कोहली बेकार था अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाया? विराट कोहली का पढ़ाई में पोटेंशियल अच्छा नहीं था ना, लेकिन खेलकूद में, क्रिकेट में तो उसका पोटेंशियल कहां से कहां पहुंचा दिया उसे। तो समझ में आया, सिंगल पॉइंट का कभी भी पोटेंशियल आप नहीं निकाल सकते। तो कहने का मतलब यह है कि मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है ना जो कहती है कि भैया हम तो निकलवा देंगे। वैसे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब तुम्हें याद होगा, तुमने 2 सीरीज पढ़ी थी, 2 सेल पढ़ी थी बेसिकली। एक तुमने क्या पढ़ा था, ये, और एक बीकर ये वाला। अब एक बीकर में क्या था, जिंक था, एक बीकर में क्या था बेटा, कॉपर था। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ एक ही बीकर का पोटेंशियल बताओ, तो अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब क्या, केमिस्ट्री फिजिक्स ने हाथ खड़े कर दिए कि सिंगल बीकर का पोटेंशियल हम नहीं बता सकते। लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है, कहते हैं हम तो बता देंगे। जैसे सोच के देखो, अगर यहां से लेके मून तक की डिस्टेंस नापी गई होगी, तो क्या यहां से एक फीता जो नापते हैं पकड़ के कोई गया होगा मून तक कि भैया फीता पकड़ा, रॉकेट बैठा, ऐसे जाके पूरा नाप दिया होगा? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। क्या करा गया होगा, एक यूनिट डिस्टेंस को निकाल के उसे इंटीग्रेशन करा गया होगा। या फिर अगर यहां से सन तक की डिस्टेंस निकालनी, तो चलो मून तक तो चले भी गए, सन तक कैसे जाओगे? लेकिन हमें तो डिस्टेंस पता है ना। तो कहने का मतलब ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, मैथ्स की वजह से। तो मैथ क्या कहती है, मैथ कहती है काम करते हैं, एक इलेक्ट्रोड बनाते हैं, और इलेक्ट्रोड क्या होगा, वो इलेक्ट्रोड होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कहने का मतलब नेक्स्ट हेडिंग जो पड़ेगी वो क्या पड़ेगी, शी का मतलब क्या थोड़ा, SHE, शी का मतलब वाह नहीं, शी का मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है और क्यों बनाएगा तो समझ में आ गया। देखो, बनाया इसलिए गया कि अगर मैं एक ही बीकर का पोटेंशियल निकालना है, तो जो आयुपैक था उसने क्या करा, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया, और ये कैसा था, देखो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और यहां से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और यहां से इसे, ठीक है ना, यहां से क्या करो आप, ऐसे H2 गैस, और इधर से क्या करो, O2 गैस। इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, O2। और क्या करते हैं, क्योंकि अब हाइड्रोजन एक तुम्हारा नॉन मेटल है, तो इसमें प्लेटिनम का वायर लगा देते हैं। क्या करते हैं, PT वायर। और यहां पे जो भी आपको इलेक्ट्रोड लगा था, मान लो यहां पे क्या था, जिंक था, तो जिंक ही रहने दो, है ना। जिंक वाले में सॉल्ट भी किसका भरा था हमने, जिंक सल्फेट का भरा था, सॉल्ट भर देते हैं। ये क्या, ये जिंक मेटल की रॉड, ये क्या भर दिया हमने, ZnSO4, और यहां पे भी सॉल्ट भर दो। ठीक है, यहां पे क्या करा, सॉल्ट भर दिया। अब देखो होता क्या है, जब आप इसे मान लो आपने क्या करा, इलेक्ट्रिकल मीडियम से किसी से भी जोड़ दिया, तो जब आप इन्हें जोड़ोगे, अब मान लो कि मुझे इस वाले बीकर का पोटेंशियल निकालना है, तो जो तुमने ये बनाया है ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि हाइड्रोजन का चाहे तुम E0R निकालो, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, चाहे तुम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो, कितना होता है, 0 होता है। इस बात का हमने फायदा उठा लिया बस, क्योंकि हमें ये तो पता ही है ना कि हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल वो कितना है, 0 है। तो अगर मान लो मैं इसका निकालना है, तो दिस प्लस 0 इज इक्वल टू E सेल, तो निकल आया बस। तो कहने का मतलब यह है कि पहली चीज तो एक चीज समझो, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, रिडक्शन भी कर सकता है। कि मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर एट एनोड पे रिएक्शन कराएं, तो ऐसा भी हो सकता है, एनोड पे क्या होगा, एनायन जाएगा, है ना, यानी कि मतलब रिडक्शन होगा, एनायन क्या जाएगा। रिडक्शन का मतलब कैसे हो जाएगा कि जो तुम्हारे 2H+ है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा H2 में, ये भी हो सकता है। और ये अपना रिडक्शन कर सकता है ना, नहीं मैंने रिडक्शन लिख दिया क्या, अच्छा सॉरी,
एक काम करो, इसे हटा दो, इसे कर लो कैथोड और यहां पे लिख दो एनोड। और एनोड में क्या हो रहा होगा बेटा, एनोड में हो रहा होगा कि जो तुम्हारा H2 है, H2 वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2H पॉजिटिव में। तो हाइड्रोजन का चाहे तुम ऑक्सीडेशन कराओ चाहे तुम रिडक्शन कराओ, इसका जो ई नॉट है वो क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अगर इस सेल के लिए हम लोग ई नॉट सेल या लिखते हैं या ई सेल लिखते हैं तो क्या होगा फॉर्मूला, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस का ई एनोड। अभी हमें नहीं पता कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन, कुछ भी मान लो, अगर रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो कुछ भी ले लो, मान लो इसका यहाँ पे ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये तुम्हारा मैंने लिखा ई नॉट कैथोड पे ये रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मतलब 2H प्लस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2 में, और यहाँ पे मान लो ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि ई नॉट Zn जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn2 प्लस में, और ये है क्या, ये तुम्हारा ई नॉट सेल है। तो भैया सीधी सी बात है, चाहे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो चाहे रिडक्शन, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो जो तुम्हारा ई नॉट सेल है, जो तुम्हारा ई नॉट सेल है वो इक्वल आ जाएगा किसके, ई नॉट Zn से Zn2 प्लस। और इसी तरीके से तुम्हें होगा क्या, सिंगल बीकर का पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो ये मैथमेटिक्स का कमाल है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अब देखो हमारे पास क्या क्या बचता है, अब हमारे पास बचता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, फैराडे कांस्टेंट और उसकी एप्लीकेशन, खेलरॉस लॉ और बैटरीज। तो नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा मैं कि इस चैप्टर को फिनिश कर दूं, ठीक है ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, एंड आई होप तुम्हें शी भी समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, क्या इसकी वर्किंग है, कैसे ये काम करता है। तो फिलहाल आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।